हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। बेस थ्योरम में क्वेश्चन नंबर 26 तक हो चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? ए कार्ड फ्रॉम ए वेल shuffled pack of 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। तो हमारे पास 52 कार्ड्स हैं जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जो जब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुई थी तभी मैंने बताया था कि 4 सूट होते हैं, उसमें हर एक सूट में सेम होते हैं पत्ते। पहला एस होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, फिर 10 से लेकर 2 तक नंबर वाले होते हैं। और क्या कहते हैं, ये इसमें स्पेड है, क्लब है, डायमंड है और हार्ट है, तो उनकी बात हो रही है। तो इसमें से उन्होंने बोला कि ए कार्ड इज लॉस्ट। अब ये कार्ड इज लॉस्ट के बाद क्या करना है? फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, लॉस्ट हो जाने के बाद आपके पास बचते हैं 51 कार्ड्स। रिमेनिंग, आप 51 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड दे आर ऑफ हार्ट्स, और ये दोनों कार्ड हार्ट के हैं। अब यहीं क्वेश्चन एंड हो जाता है। क्वेश्चन में बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी हर्ट। तो अब हमारे पास जो मेन है कि देखो, हमें ये पता है कि 52 कार्ड्स थे हमारे पास, एक कार्ड लॉस्ट हो गया, ये भी हमें मालूम है। 51 बचे, 51 में जो बचे हैं उसमें से 2 कार्ड हमने चूज़ किए और दोनों हर्ट के हैं, ये भी हमें पता है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है जो कार्ड लॉस्ट हुआ है, क्योंकि उसके बारे में हमें नहीं मालूम। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये बोलते हैं कि मालूम है सर, क्वेश्चन में लास्ट में बोला हुआ है कि हर्ट का होगा वो, तो ये होगा नहीं। प्रोबेबिलिटी पूछी है कि हर्ट का होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब अगर हमें यही पता है कि वो हर्ट का, तो प्रोबेबिलिटी तो 1 होगा ही ना, तो फिर निकालेंगे क्या? ठीक है ना, तो वो नहीं पता है, हमसे उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। ठीक, तो फिर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि हमें तो पता नहीं काहेगा है। तो कार्ड इज लॉस्ट हर्ट का हो सकता है, क्लब का हो सकता है, स्पेड हो सकता है और डायमंड हो सकता है। ये ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन हमें लिखने पड़ेंगे। इसका मतलब जो ट्री डायग्राम बनेगा उनमें 4 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। इसमें पहले में लॉस्ट कार्ड ऑफ हार्ट, फिर इसमें लॉस्ट कार्ड ऑफ स्पेड, लॉस्ट कार्ड ऑफ डायमंड और लास्ट में लॉस्ट कार्ड ऑफ क्लब। सबके 13 होते हैं, तो 13/52 मतलब 1/4। 13/52 कोई भी लॉस्ट हो सकता है 13 में से, 1/4। ये भी 1/4 और ये भी 1/4। अब आ जाओ राइट में। राइट में जब कार्ड लॉस्ट हो चुका उसके बाद 2 कार्ड निकलने हैं, वो भी हर्ट के, तो सब में ही निकलेंगे। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन ऑफ हर्ट, तो ये सब में ही होगा, सेम रहेगा। ये सिमिलर का साइन है, इसलिए ऐसा कॉमा डबल लगा दिया मैंने। ठीक है, अब पहला केस, 2 कार्ड ड्रॉ करने हैं हर्ट के, लेकिन ये पहला केस है काय का कि हर्ट का ही मिस हो गया। तो वैसे तो हम 13 में से निकालते, लेकिन अब 12 में से निकलेंगे कि कार्ड ऊपर जो ऑप्शन है वो हर्ट का है, इसका मतलब 12 ही बचे होंगे हर्ट के। तो 12/51 और 11/50। जबकि इस वाले ऑप्शन में जाओगे कि ये हर्ट के हैं, लेकिन इससे पहले स्पेड का गाया हुआ है, यानी हर्ट के 13 पूरे होंगे।
सिमिलरली यहाँ, क्योंकि यहाँ डायमंड गायब हुआ है, कार्ड के पूरे होंगे। एंड सिमिलरली यहाँ पर सारे ऑप्शन कंप्लीट। अब अपने क्वेश्चन पे जाओ और आंसर करो। उसने पूछा है ए कार्ड इज लॉस्ट, सॉरी, टू कार्ड्स of hearts are drawn from 51 cards and the lost card is of heart। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है, यानी कि पीछे आगे वाले तो हर्ट के ही हैं, पीछे वाला भी बता दिया। अगर पीछे वाला नहीं बताया होता, केवल ये बोला होता टू कार्ड्स ऑफ हर्ट, तो चारों लेते और ऐड कर लेते, लेकिन उन्होंने पीछे वाला ही बता दिया कि जो लॉस्ट हुआ था वो भी हर्ट का है। तो ये हो जाएगा आपका फेवरेबल का केस, यानी 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50 अपॉन 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस 1/4 इंटू 13/51 इंटू 12/50। और ऐसे 3 केस हैं, तो 3 बार क्यों लिखें, 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 2 3। ठीक, सॉल्व कर लो इसको। तो 4 इंटू 51 इंटू 50 तो कैंसिल ही हो गया कॉमन आके। यहाँ 12 इंटू 11, यहाँ पे 13 इंटू 12 इंटू 3, ये हो गया आपके पास 132। ये हो गया 36 इंटू 13, तो ये हो गया 13 का मल्टीप्लाई 8 7 468। ऐड कर लो 132, कैंसिल वैंसिल करो। तो आंसर हो गया 11/50, और यही आपका फाइनल आंसर भी है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन ये वाला करना था। बस ऑप्शन सोचने हैं कि जो बेस थ्योरम है वो किस पे काम करेगी, और प्रैक्टिस अब ये हो चुका है, तो अब आगे जब भी आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि अब आप कर चुके हो क्वेश्चन। इसीलिए क्वेश्चन का अटैम्प्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार कर लिया तो दोबारा फिर उस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप कर लोगे बहुत आसानी से। नेक्स्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है, क्योंकि ये एक बार आया था, और ये पहली बार आया था ऐसा क्वेश्चन। ये क्योंकि क्या था कि जनरली ये फैलाया जाता है कि पेपर एनसीईआरटी से आता है, जो कि अब सीबीएसई भी ये बात, वैसे तो उसमें सीबीएसई ने 2015 में ये काम करना बंद कर दिया था कि एनसीईआरटी से पेपर बनाता था, और अब पिछले कुछ सालों में आफ्टर कोरोना वो ये बात मान भी चुका है सीबीएसई कि भैया एनसीईआरटी से कुछ नहीं आ रहा। ठीक, एनसीईआरटी केवल आपको हेल्प करेगी तो उसको समझने में। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी बेस करके पढ़ना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ना तो उससे कोई कंपटीशन आपका निकलना, और ना ही आपको बोर्ड में कुछ फ़ायदा होना। ठीक है, क्योंकि ये आरडी आरएस ये सब लगाओगे तो बोर्ड में तो फ़ायदा हो जाएगा, कंपटीशन तो इनसे भी कुछ खास नहीं निकलना, उसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही लगाने पड़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आई थिंक 2018 या 19 में किसी में आया, पहली बार आया, और उसने लोगों के तोते उड़ा दिए थे, ऐसा क्वेश्चन है ये। अब वो जब करोगे तो अपने आप समझ में आएगा। और पहले तो हम पढ़ते हैं कुछ। बोला ये बैग कंटेन्स 4 बॉल्स। एक बैग में 4 बॉल हैं। 2 balls are drawn at random. And are found to be white। 2 बॉल हमने निकाली और ये देखा कि ये वाइट है।
what is the probability that all balls are white? अब मैं गारंटी करता हूँ कि आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आएगा कि बोलना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। और सोचो जब ये पहली बार आया होगा तो इसने क्या कमाल मचाया होगा एग्ज़ाम में, और लोग रो गए होंगे कि करना क्या है बेसिकली। ठीक है, तो अब क्या करें, तो पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। ठीक है, उन्होंने बोला कि 4 बॉल्स हैं एक बैग के अंदर। ठीक, अब उनके कहने का मतलब क्या है कि इसमें से 2 बॉल निकालो और दोनों हमने देखी वाइट हैं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ऑल बॉल्स आर वाइट। अब लोग कह रहे हैं कि भाई 2 बॉल निकालनी है, दोनों वाइट है, तो ऑल बॉल्स आर वाइट का क्या मतलब हुआ। तो देखो जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो आपके पास बैग में 4 बॉल्स हैं उनके कलर के बारे में कुछ जानते हो तुम? कुछ बोला है क्वेश्चन में? नहीं बोला। नहीं बोला तो बस यही इस चीज़ का यही मेन क्ले है कि ये भैया ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 बॉल्स में होगा क्या, ध्यान से देखना। हमारे पास कुछ ऑप्शन बनेंगे, 3 बॉल्स वाइट, 1 अदर कलर। कलर तो हमें पता नहीं। दूसरा ऑप्शन पे गए हम, इसको मैं थोड़ा पैसे करके लिख देता हूँ तो थोड़ा जगह कम घेरेगा। 3 वाइट, 1 अदर, अदर कलर है मतलब। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन 2 वाइट, 2 अदर। फिर इसके बाद 1 वाइट, 3 अदर। और फिर इसके बाद 4 वाइट। 4 ऑप्शन बने कि चारों वाइट या 3 वाइट 1 अदर, 2 वाइट 2 अदर, 1 वाइट 3 अदर। 4 ऑप्शन हमने यहाँ पे बनाए। ठीक, क्योंकि दूसरे कलर तो हमें पता नहीं, तो अदर में हमने उसे काउंट कर लिया। अब यही 4 आपके बेस थ्योरम के मेन क्या कहते हैं, कह सकते हैं स्तंभ होंगे। ठीक है, पिलर होंगे। देखो कैसे। पहला ऑप्शन कि बैग में चारों वाइट है। दूसरा ऑप्शन बैग में 3 वाइट 1 अदर। तीसरा ऑप्शन बैग में 2 वाइट 2 अदर। और चौथा ऑप्शन 1 वाइट एंड 3 अदर। ठीक, ये आपके पास ऑप्शन हो गए। या तो ये है पहला वाला, या सेकंड बैग है, या थर्ड वाला ऑप्शन है, या फोर्थ वाला ऑप्शन है। अब हमें बैग चूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो बैग को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो अगर हम इसको डाल देते हैं ए, इसको बी, तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, सी और डी। अब फिर से पढ़ो। ठीक है, पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब है पहला ऑप्शन चूज़ किया। ठीक है, 1/4। पी बी, इसकी भी 1/4। पी सी 1/4 और पी डी 1/4। अब आ जाओ राइट में, 2 वाइट बॉल्स, क्योंकि तो क्वेश्चन ने बोल ही दिया था। यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पर भी 2 वाइट, यहाँ पर भी 2 वाइट। पहले वाले में 2 वाइट 1 प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आई उसमें चारों वाइट, कोई भी निकालोगे 1 ही, मतलब प्रोबेबिलिटी 100% वाइट की ही होगी। दूसरे वाले में गए, इसमें बोला है 2 वाइट और हैं 3। पहली निकाली 3/4, दूसरी निकाली 2/3। इस वाले में 2/4 1/3, और इस वाले में 0, क्योंकि इसमें वाइट एक ही है। ठीक, सॉल्व कर लिया, ये आ गया आपके पास 1/2, ये आ गया आपके पास 1/6, और ये तो आपका 0 है ही।
अब पढ़ते हैं कि आंसर हमें चाहिए काय का। तो बोला है उसने 2 balls are drawn found to be white when all balls are white। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन को चूज करने को बोला है उसने, क्योंकि पहला ही ऑप्शन है जिसमें चारों वाइट है। ठीक, तो क्या होएगा 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1, 1/4 इंटू 1/2, 1/4 इंटू 1/6 और 1/4 इंटू 0। 1/4 कैंसिल हो गया, 1 + 1/2 + 1/6, 0 तो बेकार ही हो गया। एलसीएम ले लिया, 6 आ गया, 6 पहुँचा ऊपर 10, आंसर इज 3/5। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 31 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आ चुका है, टफ क्वेश्चन है समझने के लिए, इसलिए बहुत ध्यान से करना है कि लॉजिक हमें अपने इसी हिसाब से बनाने होते हैं। ठीक है, अब हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी आ चुका है, टफ नहीं है ये पिछले वाले की तरह। तो क्वेश्चन पढ़ो पहले। इन ए टेस्ट एंड एग्जामिनी आइदर गेसेस और कॉपी और नोज द आंसर। 3 ऑप्शन है टेस्ट में किसी एग्जामिनी के आंसर करने के। पहला है या तो गैस करे, या तो कॉपी करे, या तो आंसर को जानता हो। ठीक, 3 ऑप्शन हो गए। क्या बोला है, द आंसर टू बी ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 4 चॉइस एंड द क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस विद 4 ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो आंसर है और जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस है, एमसीक्यू, और उसमें 4 ऑप्शन है। ठीक है, आगे पढ़िए। द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक ए गैस इज 1/3। गैस करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज 1/6 और कॉपी करने की 1/6। तो नोज द आंसर की क्या हो गई, तो देखो 3 ऑप्शन थे, तीनों ऑप्शन को ऐड करेंगे, गैस, कॉपी और नोज, तो 1 आना चाहिए, तो 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो अगर हमें गैस का और कॉपी का मालूम है तो 1 - 1/3 - 1/6 करके हम निकाल लेंगे नोज द आंसर की। ठीक है, तो देखिए आप एग्ज़ाम में भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी इसी का नाम है कि गैस करोगे 1/3 प्रोबेबिलिटी, मतलब 33% प्रोबेबिलिटी है आपके ठीक होने की। ठीक है, उसके बाद 1 कॉपी करोगे तो फिर तो और ही ज़्यादा बवाल है, 1/6 प्रोबेबिलिटी है, और भी कम। और नोज द आंसर की 50-50 है। पढ़ के गए होगे तो जानते होगे, वरना नहीं जानते होगे। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट। ठीक है, गिवन दैट ही कॉपी, तो दी है 1/8। अच्छा, अब बात आती है कि यहाँ 3 ऑप्शन बने, दैट इज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही गैस, और इसकी दी नहीं है। तो गैस करोगे तो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस है, 4 ऑप्शन है, 4 में से सही एक ही होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाए
इस बात की प्रोबेबिलिटी तो फिर 1/4 हुई ना, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट है और ऑप्शन 4 है। और अगर दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही नोज द आंसर, तो जब आप आंसर जानते हो तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, तो फिर तो आपको आंसर पता ही है, तो फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। ये सारी कहानी बन चुकी है। अब हम बनाएंगे ट्री डायग्राम। 3 ऑप्शन होंगे नो डाउट। पहला कॉपी द आंसर और यहाँ आंसर करेक्ट, फिर गेस द आंसर और यहाँ फिर आंसर इज करेक्ट और यहाँ नोज द आंसर और यहाँ आंसर इज करेक्ट। तीनों ऑप्शन बन गए। पहला कॉपी द आंसर, तो कॉपी करने के लिए आपके पास थी 1/6, गैस करने की 1/3 और नोज द आंसर की 1/2। राइट में आ जाओ। जब आपने आंसर कॉपी किया तो करेक्ट होने की 1/8 ये दे रखी। जब आपने गैस किया तो आंसर के करेक्ट होने की 1/4 हमने निकाली। और जब आप आंसर जानते हो और तब उसके करेक्ट होने की 1, ये भी हमने सोची है। हो गए, सारे बन गए। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह क्या रहा था, क्या आंसर निकालने को बोला है इन्होंने। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट। माने आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही नोज द आंसर। ठीक है, इसका मतलब है कि इस ऑप्शन में जाने की कह रहा है कि ये ऑप्शन में जाओ कि पीछे वाला ऑप्शन है नोज द आंसर और उधर राइट हो गया। तो चलिए 1/2 इंटू 1/6 इंटू 1/8 1/3 इंटू 1/4 और 1/2 इंटू 1 कर लो सॉल्व। ये हो गया 1/48, ये हो गया 1/12, ये हो गया 1/2। LCM इज 48 1 4 24। 2 से ये 24 टाइम्स कैंसिल हो गया अपॉन 29, तो आंसर हो गया 24/29। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। कठिन नहीं है, पढ़ते जाओ, डेटा यहाँ पे लिखते जाओ, उसके बाद ट्री डायग्राम सोचो कितने ऑप्शन में बनेगा, देन सॉल्व कर दो। ठीक है, नेक्स्ट 34। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट रियलिस्टिक ढंग से क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं तो आने की पॉसिबिलिटी रखता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने डाले हैं एक ही जैसे, तो ये मैं करा दे रहा हूँ और वो ऑप्शन दूसरा वाला आप करेंगे। क्या है वो? ए लेटर इज नोन टू हैव आइदर फ्रॉम टाटानगर और कैलकाटा। मतलब एक लेटर आपके पास पहुंचना है या तो टाटानगर से या तो कैलकाटा से। अब आगे क्या कहा गया है? ऑन द एनवेलप जस्ट 2 consecutive letters TA are visible. On the envelope just 2 consecutive, ध्यान रखना, consecutive letters TA are visible. इंडियन डाक है तो जब तक तुम तक पहुंचा तब तक उसमें कुछ बचा नहीं था, केवल TA लिखा बचा था बस। ठीक है, फिर क्या बोला है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर है, अब तुम लगा रहे हो बैट। ठीक है भाई, तुम मैथमेटिकल इंसान हो, तुमने कहा नहीं भाई खोलूंगा नहीं, पहले पता कर लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ कि टाटानगर से आया या कैलकाटा से आया। ठीक है, कहाँ से आया, देखते हैं किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है।
तो अब सवाल उठता है कि हम इसमें करें क्या बेसिकली। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखो, उन्होंने बोला कि 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर विजिबल है टीए। तो पहले इन टाटा नगर वाले ऑप्शन में जाते हैं। इसके टोटल केस बना लेते हैं पहले। ठीक, क्या क्या बनेंगे? पहला बनेगा टीए, यानी कि ये वाला कॉन्जिक्यूटिव लेटर। फिर एटी बनेगा, फिर टीए बनेगा, फिर एएन बनेगा, फिर एनए बनेगा, फिर एजी बनेगा, फिर जीए बनेगा, फिर एआर बनेगा। ये आपके पास 8 ऑप्शन यहाँ पे बनेंगे इस लेटर के अंदर टोटल। फेवरेबल क्या है? फेवरेबल 2 ही केस हैं, 2 बार टीए आ रहा है इसमें, एक ये रहा एक ये रहा, तो 2 ऑप्शन है और यहाँ टोटल 8। तो प्रोबेबिलिटी टीए विजिबल इज 2/8, 1/4। फिर जाओ कैलकाटा वाले में। अब इसमें बनाओ टोटल केस। क्या बनेंगे? पहला बनेगा सीए, एएल, एलसी, सीयू, यूटी, टीटी और टीए। 7 ऑप्शन बनेंगे इसमें टोटल। और फेवरेबल की बात करें अगर हम, तो ऑप्शन बनेगा केवल एक, क्योंकि एक ही बार टीए आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी टीए विजिबल, इसमें टीए विजिबल इज 1/7। दोनों के टीए विजिबल निकाल लिए प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं हम ट्री डायग्राम पे कि या तो आपने एनवेलप फ्रॉम टाटानगर और या फिर एनवेलप फ्रॉम कैलकाटा। 2 ऑप्शन है इसलिए 50-50 चांस। राइट में आ जाओ। टीए विजिबल निकाल चुके हो 1/4 और इधर भी वही टीए विजिबल, तो कैलकाटा वाले में से आया था 1/7। अब पहला केस सॉल्व करेंगे हम। बोला कैलकाटा से आया, ठीक, तो कैलकाटा वाला ले लेंगे पहले, यानी ये वाला 1/2 इंटू 1/7 अपॉन 1/2 इंटू 1/4, 1/2 इंटू 1/7, 1/2 कैंसिल, एलसीएम अपॉन में 11, आंसर इज 4/11। ये तो पहला आंसर हो गया। दूसरा, अब दूसरा आप ऐसे निकालना चाहो ऐसे निकाल लो, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो कि उसने बोला टाटानगर से आया, तो 1 में से 4/11 माइनस कर दो, 7/11 डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक। या ऐसे भी कर सकते थे कि अब हम टाटानगर वाले ऑप्शन को पहले ले लेंगे, 1/2 इंटू 1/4, 1/2 इंटू 1/4, 1/2 इंटू 1/7, 1/2 कैंसिल, 1/4, यहाँ पे 1/4 प्लस 1/7, 7 इंटू 4/11, 4 से 4 कैंसिल, 7/11। जैसे चाहो वैसे कर लो, कोई इशू नहीं। तो समझ में आ गया क्वेश्चन क्या करना था बेसिकली। और हमने ये कॉन्जिक्यूटिव वाले क्यों लिए? क्योंकि उसने बोला ही ये कॉन्जिक्यूटिव लेटर आर विजिबल टीए। तो अब हमें तो पहले टोटल ऑप्शन सोचने पड़ेंगे कि टोटल ऑप्शन क्या है, फिर हम फेवरेबल पे जाएंगे, ठीक है ना, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं सारे वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में या तो आ चुके हैं या आने का चांस है, इसीलिए बहुत ध्यान से करें। क्या लिखा है? ए डॉक्टर इज टू विजिट ए पेशेंट।
फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाई ट्रेन, बस, स्कूटर और बाई अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। पुराने एक्सपीरियंस से इसके पहुंचने के 4 ऑप्शन है। क्या क्या? पहला ट्रेन से आ सकता है, बस से आ सकता है, स्कूटर से आ सकता है और अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आ सकता है। ओटी मान लिया उसे। अब क्या बोला है? अब इनकी प्रोबेबिलिटी दी है कि अगर ट्रेन से आएगा तो प्रोबेबिलिटी है 3/10। अगर बस से आएगा प्रोबेबिलिटी 1/5। स्कूटर से आएगा 1/10 प्रोबेबिलिटी और अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आएगा तो 2/5। फिर क्या बोला है? द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट। ही विल बी लेट आर 1/4, 1/3, 1/12 इफ ही कम ट्रेन, बस, स्कूटर। अगर वो ट्रेन से आता है और लेट होता है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4। लेट आता है और बस से ट्रेवल करता है तो 1/3 प्रोबेबिलिटी। और अगर स्कूटर से आता है और लेट हो जाता है 1/12। तो अब आप सोचो कि अदर ट्रांसपोर्टेशन से तो दिया नहीं है, इसका मतलब है अदर ट्रांसपोर्टेशन से वो लेट नहीं हुआ, प्रोबेबिलिटी होगी 0। ठीक, क्योंकि द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, ये कंडीशन थी इफ ही कम्स बस, ट्रेन एंड स्कूटर, बट इफ ही कम्स अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देन ही विल नॉट बी लेट। तो ही विल नॉट बी लेट मतलब कि लेट नहीं हुआ, यानी 0 प्रोबेबिलिटी। अब बनेगी ट्री डायग्राम की ब्रांचेस। चार ब्रांच। पहला, उसने ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन ली। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन बस लिया। तीसरा, स्कूटर लिया। चौथा, अदर ट्रांसपोर्टेशन लिया। तो अगर ट्रेन से आता है 3/10, बस से आता है 1/5, स्कूटर से आता है 1/10 और अदर मीन से आता है 2/5। इधर ही विल बी लेट, इसमें सब में सेम ही होगा। ये तो 0 है। इनकी देखो, 1/4 अगर ट्रेन से आया, अगर बस से आया 1/3, अगर स्कूटर से आया 1/12। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो अब उसने पूछा क्या है कि व्हेन ही अराइव इज टू बी लेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन। यानी ट्रेन वाला फेवरेबल हो गया 3/10 इंटू 1/4 अपॉन 3/10 इंटू 1/4, 1/5 इंटू 1/3, 1/10 इंटू 1/12 और लास्ट वाले में हो जाएगा 0। सॉल्व करो। एलसीएम 120 हो गया। 40 से 3 बार कैंसिल हो गया, ऊपर 9। सॉल्व कर लिया, आंसर इज 1/2। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होना था। पहले डेटा कंप्लीट कर लो, उसके बाद कंडीशन जो बोल रहे हैं करते जाओ, ट्री डायग्राम बनाओ एंड देन जो कहा है उसको सॉल्व कर लो। अगर वो ये बोलता कि ही विल बी लेट और पीछे का नहीं पता था तो फिर हम सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते सीधा। अब उसने बोला है कि ही विल बी लेट बट ही कम्स बाई ट्रेन,
तो फिर इसका आता ट्रेन वाला फेवरेबल, बाकी के चारों डिवाइड में। अब सी बेस थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। बाकी जो बचे हुए हैं वो आप प्रैक्टिस करिए, उनकी नहीं आए पूछिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ ए पेशेंट हैविंग ए हार्ट अटैक इज 40%। ठीक। It is also assumed that meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30%. ठीक है, आगे क्या बोला है? एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग रिड्यूसेस इस चांस बाय 25%। ये देखिए कंडीशन। एट ए टाइम ए पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, यानी कि या वो सर्टेन ड्रग ले तो और या मेडिटेशन योगा करे तब, तो उनकी प्रोबेबिलिटी आपस में इक्वल है, मतलब 50-50 चांस। It is given that after going through one of the two option and patient selected at random suffers a heart attack, यानी कि उसने दोनों में से कोई एक ऑप्शन लिया लेकिन फिर भी हमने जब चूज़ किया तो उसको हार्ट अटैक पड़ा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेशेंट फॉलोड ए कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योग। तो इसमें तो आपको बोल ही दिया गया है कि ट्री डायग्राम में दो ऑप्शन क्रिएट होंगे। क्या होगा कि उसने एक सर्टेन ड्रग ली या फिर मेडिटेशन और योगा किया। 1/2 1/2 ही मेट विद हार्ट अटैक, और इधर भी ही मेट विद हार्ट अटैक, क्योंकि यही तो पूछा है। अब सवाल आता है कि हम इसमें करेंगे क्या। तो देखो, उसने बोला था एज्यूम दैट द चांस ऑफ ए पेशेंट हैविंग ए हार्ट अटैक इज 40%। हार्ट अटैक के होने की चांस के बारे में बात हुई है, तो पेशेंट को वो है 40%। ठीक है, और अगर वो मेडिटेशन एंड योगा करता है तो उसका रिड्यूस हो जाएगा रिस्क 30%। तो रिड्यूस हुआ कहाँ? उसे तो हार्ट अटैक पड़ गया। इसका मतलब है कि अगर वो मेडिटेशन एंड योगा करता है फिर भी उसे हार्ट अटैक पड़ता है तो वो 70% में से हुआ होगा। तो 70% तो उसका था कि मेडिटेशन एंड योगा कर रहा है, तो रिड्यूस रिस्क होना चाहिए था 30%, लेकिन नहीं हुआ। इसीलिए 30% ना लेके हमने लिया 70%, और हार्ट अटैक पड़ने की 40%। इधर सर्टेन ड्रग वाले केस में अगर हम जाएंगे तो उसमें रिड्यूस होता है रिस्क 25%, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक पड़ रहा है, मतलब 75%। 25 माइनस कर दीजिए 100 में से, और फिर हार्ट अटैक होने की 40/100, क्योंकि हार्ट अटैक पड़ने की 40% है। ठीक, प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशन प्रोबेबिलिटी पूछी गया है कि द पेशेंट met with heart attack when he followed the course meditation and yoga। तो मेडिटेशन एंड योगा वाला फेवरेबल हो गया,
अपॉन दोनों का डिवाइड। अब आप अपना सॉल्व करो। सॉल्व कैसे होगा वो आप अपने हिसाब से देखो। फोर्टी भी कैंसिल हो गया कॉमन आके, कैंसिल आउट। सॉरी 5 से कैंसिल करना पड़ेगा। आंसर इज 14/29 एंड दैट इज़ योर राइट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन करना था। यहाँ गलती केवल एक ही होती है कि इस जगह पे लोग 30 और 25 रख देते हैं। तो वो तो 30 और 25 तो तब था कि जब आपने अगर सर्टेन ड्रग यूज़ किया होता तो रिस्क रिड्यूस होना चाहिए था 25%, लेकिन हार्ट अटैक पड़ रहा है, इसका मतलब रिस्क रिड्यूस हुआ ही नहीं। ठीक। और योगा और मेडिटेशन करने से रिड्यूस हो रहा था 30%, तो फिर भी हार्ट अटैक पड़ रहा है, तो इसका मतलब रिड्यूस नहीं हुआ, यानी 70%। तो इसलिए यही मेन गलती होती है जो होने के चांसेस होते हैं। और यहाँ आपका शीट से बेस थ्योरम हो जाता है एंड। बुक का पहले ही कर चुके थे हम। अब जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन्हें आप अटेम्प्ट करिए खुद से, क्योंकि हमारा आसानी से हो जाएंगे। जो टफ क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी का लास्ट पार्ट। तो पहले आर एस अग्रवाल से करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर शीट करेंगे। तो परसों तक ये भी एंड हो जाएगा एंड देन वी विल स्टार्ट विद वेक्टर। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।